आगामी सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर से संस्कृत के जो प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्न से में हूबहू मिलता जो हूबहू तो नहीं कहेंगे उन प्रश्न। नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृत है। आप सभी का हमारे प्रिय संस्कृत चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की परीक्षा नज़दीक है और इसमें से 30 नंबर के संस्कृत के भी प्रश्न बनते हैं। उन 30 नंबर के प्रश्नों का डेली प्रैक्टिस सेट लेकर मैं उपस्थित हुई होंगी। उसकी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में यह आज पहला प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुई है, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। और प्रश्नों को हल करने से पहले हम आपको बता दें कि आप चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, साइंस हो, जो भी आपका जो है पार्ट, जो भी जितने पार्ट हैं, उन सब का आप जितना देखिए, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक को कवर करना है, उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट आपको जो है प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि सीटेट में होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट। सीटेट का मेन जो है रोल, वो टाइम मैनेजमेंट का। आप टाइम मैनेजमेंट अगर सीख गए, क्योंकि देखिए हिंदी है और जो आपका ये हुआ हिंदी, इसके अलावा आपका जो संस्कृत है, इन सब में इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पूछ लेते हैं कि काफ़ी टाइम इस पे। और सीडीपी में होता क्या है कि एक प्रश्न के दो दो उत्तर सही लगते हैं। तो इसमें जो है आप जितने से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपको पेपर का रूप पता चलेगा कि पेपर किस टाइप से पूछा जाता है। आपको हल करने में आसानी होगी। आप देखिएगा कि स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब जब 2 4 10 लगा लोगे तो आप फटाफट फटाफट करने लगोगे, क्योंकि सीटेट में कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। बस यही है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ और पेपर के रूप को कितना आप पहचान पाए हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है बहुत समय ना बर्बाद करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। तो संस्कृत जो लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जिन लोगों ने चुना है, जो तो पहले पेपर दे चुके होंगे, वो तो जानते होंगे कि पेपर का स्वरूप क्या होता है, लेकिन जो अब फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये सोचना है कि उसमें गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है, जो कि टाइम बहुत लेता है। गद्यांश और पद्यांश, तो आप सबसे पहले जैसे गद्यांश दिया जाएगा, उससे कुछ रिलेटेड प्रश्न, आप सबसे पहले उसको हल करने से पहले आप क्या करिए ना, पहले एक बार प्रश्नों को पढ़ लीजिए। आप बाद में गद्यांश या पद्यांश को पढ़िए, उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप गद्यांश पढ़िए। तो ऐसे क्या होता है ना कि प्रश्न आपके माइंड में रहेगा कि क्या प्रश्न पूछा गया, और जब आप गद्यांश पढ़ते रहेंगे तो जहाँ आपको उसका उत्तर लगेगा, उसको पेंसिल से हाईलाइट कर दीजिए। और तुरंत उस पर जो है उस प्रश्न पर आ जाइए, देखिए कि वो प्रश्न फिर से कहाँ पर है और तुरंत उसको गोला, क्योंकि फिर क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ लेंगे तो भी वो दिमाग से निकल जाता है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि आगे और भी जो है उनको हल करना रहता है, तो आपका टाइम भी बचेगा। तो ये आप थोड़ा सा टेक्निक अपनाएंगे तो आप जल्दी जो है इसको कर पाएंगे। जो लोग तो 1 2 बार दिए हैं उनके लिए उतनी कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनको थोड़ी सी ये समस्या हो सकती है। तो उनके लिए ये संदेश है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा निम्नलिखित गद्यांश प्रश्न संख्या 71 से 72 के उत्तर दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि निम्नलिखित गद्यांश जो है इसको पढ़ करके उससे संबंधित प्रश्न संख्या 71 से 72, यानी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर आप दीजिए। चलिए गद्यांश को हम लोग पढ़ते, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है, देखिए। और दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं। अच्छा देखिए, सीटेट में जो है इसमें हिंदी दिया गया है, तो ये शायद टेट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सीटेट की परीक्षा में जो संस्कृत से प्रश्न बनते हैं ना, जैसे उपर्युक्त गद्यांश, तो ये जो है संस्कृत में ही पूछे जाएंगे कि उपर्युक्त गद्यांश किसकी संख्या है, ये सब संस्कृत में ही पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एक रूप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो अब देखिए, अब प्रश्न, अब आप गद्यांश पर आइए। गद्यांश में लिखा है, समाजे सर्वत्र दुर्जन पीडयन्ति जनान, समाजे सर्वत्र दुर्जनाः पीडयन्ति जनान्, यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिक अस्ति तथापि दुर्जना एव प्रबला इति महाश्चर्यम्, यतो हि सज्जनाः प्रायः तटस्थाः भवन्ति, यदि दुर्जनानां प्रतिपदं विरोधं सज्जनाः करिष्यन्ति तर्हि निश्चयेन समाजे निर्भया भविष्यति। अब इसमें देखिए प्रश्न क्या कहा गया था, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है। तो इसमें देखा, देखिए यहाँ पे लाइन है कि यद्यपि सज्जन नाम संख्या अधिक अस्ति, यानी सज्जन की संख्या अधिक है, तो फिर किसकी संख्या कम है। तो यहाँ पे देखिए दुर्जनों की है, तो यहाँ आप चौथे पे ऑप्शन लगाइए दुर्जनों की और इसको गोला भरिए।
और एक चीज़ और है, आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि 71 का अगर हम प्रश्न कर रहे हैं तो 71 पे ही देख लीजिए कि भर रहे हैं नंबरिंग। कभी कभी नंबरिंग में भी मिस्टेक हो जाता है, तो बहुत से बच्चों को बहुत अच्छा कट के आते हैं, लेकिन एक संख्या गलत हो गई तो नीचे की पूरी सीरीज गड़बड़ा जाती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए 72 में क्या पूछा गया, उपर्युक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं। तो देखिए लिखा है कि यद्यपि अधिक अस्ति, यद्यपि समाज में हालांकि समाज में जो सज्जन है उनकी संख्या अधिक है, तथापि फिर भी दुर्जना एव प्रबलाः इति महाश्चर्यम्, दुर्जन ही प्रबल है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। यतो ही सज्जनाः प्रायः तटस्था भवन्ति, यदि दुर्जनानां प्रतिपदं विरोधं सज्जनाः करिष्यन्ति तर्हि निश्चयेन समाजे भविष्यन्ति निर्भयो भविष्यन्ति। तो इसमें कहा गया है कि क्यों प्रबल दिखते हैं, क्योंकि सज्जन उनके तटस्थ हैं। जो दुर्जन है ना, दुर्जनों के तटस्थ, जैसे नेता लोग हैं, नेता लोगों के कई देखिए साहित्यकार बहुत बड़े बड़े जो हैं, आप देख लीजिए बहुत बड़े बड़े कविताकार, कवित्री, कवि जो हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो ज्ञानी लोग हैं वो उनके तटस्थ हैं, सगे बने हुए हैं, उनकी मतलब उनका विरोध ना करके उनके मतलब उसमें लगे हुए हैं। और देखिए बहुत से लोग हैं, मतलब अधिकारी लोग, पढ़े लिखे लोग, जो नेता इत्यादि लोग हैं, नेता इत्यादि लगभग जो है, ऐसा नहीं हर नेता की हम बुराई नहीं करने की खराब होता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि नेताओं इत्यादि में क्या होता है कि थोड़ा ये लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, और हम जैसे मतलब पढ़े लिखे अच्छे अधिकारी जो है उनका चमचागिरी करते हैं। तो यही कारण है कि समाज में जो है क्या है, यही कारण है कि देखिए फिर से ये हो गया, थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा, आज मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो यही कारण है कि जो हैं दुष्ट लोग हैं उनके प्रबल दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा गया है कि निम्नलिखित श्लोक पढ़ करके क्या दिखा गया है, निम्नलिखित श्लोक लिखा गया है कि निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए और इससे संबद्ध प्रश्न 73 और 74 के उत्तर दीजिए। श्लोक क्या है, महान वृक्षो जायते, क्या लिखा है, महान वृक्षो जायते वर्धते च तम चैव भूतानि समाश्रयन्ति यथा वृक्षश्छिद्यते द्राह्यते च तदाश्रयानिकेता अनिकेता भवन्ति। इस श्लोक का भाव है, इस श्लोक का क्या भाव है। चलिए श्लोक का क्या भाव है, वृक्ष महान होते, वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए। वृक्ष पर सारे प्राणी आश्रित होते हैं, प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वृक्ष के नष्ट होने पर वे निराश्रित होते हैं। इसका भाव क्या है, जो ये आपने पद्यांश पढ़ा है, जो यानी श्लोक पढ़ा है, उस श्लोक का भाव क्या, देखिए महान वृक्षो जायते वर्धन्ते, और बड़े होते हैं, तम च भूतानि महाश्रयन्ति यदा वृक्ष स्थिति रहते। अच्छा इसका वृक्ष क्या है, मतलब इसका भाव क्या है, ये जो श्लोक दिया गया है इसका भाव क्या है, ये पूछा गया है कि इस श्लोक का भाव क्या है। तो वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष सारे प्राणी के वृक्ष पर सारे प्राणी जो होते हैं वो आश्रित होते हैं, इसका भाव है। तीसरा वाला जो वृक्ष है इन पर सारे प्राणी किस प्रकार से आश्रित होते हैं कि इनको जो है जो वृक्ष होते हैं इनके फल हम लोग खाते हैं, इनकी लकड़ियों का हम लोग उपयोग करते हैं, इनके ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी पत्तियाँ इत्यादि जड़ी बूटियाँ हैं जिनका सेवन दवाओं में किया जाता है। तो वृक्ष पर हम इसका भाव यह है कि वृक्षों को जो वृक्ष जो है वृक्ष पर सारे प्राणी आश्रित होते हैं, इस श्लोक का मेन भाव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है, उपरोक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य क्या है। तो भूतानि का तात्पर्य होता है प्राणी, प्राणी को कहा गया है भूतानि, है ना। भूतानि का तात्पर्य क्या होता है, प्राणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है कि भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। भू धातु लोट लकार, लोट लकार क्या होता है, आज्ञा के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है, जैसे जाओ, खाओ, नहाओ, धो, ये सब जो आज्ञार्थक चीज़ें होती हैं, धातुएं होती हैं, आज्ञार्थक धातुएं में लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञार्थक क्रियाओं में, ठीक है।
तो चलिए, भू धातु लोट लगान मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। तो भू धातु कैसे चलता है? भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत, तो आपका क्या होगा? भव होगा। भव भवतम भवत भान भव भवम। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि मनोरथा में संधि है। मनोरथा में कौन सी संधि है? क्या विसर्ग संधि है, परसवर्ण संधि है, अनुनासिक संधि है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मनोरथा का विच्छेद होता है मनसरथा या मनोरथा मनोरथा। तो इसमें रुत्व सुत्व मतलब कुल मिलाकर के, चाहे अगर रुत्व संधि हो चाहे शत्व संधि हो और चाहे उत्तो संधि हो, ये 3 संधियाँ इसमें बनती हैं। ये सब मनोरथा में इसमें डायरेक्ट पूछा गया कि कौन सी संधि है। तो इसमें तीनों किसी संधि का नाम ना लेकर जो मुख्य रूप से 3 भेद हैं उनमें से एक भेद दिया गया है, क्या? विसर्ग संधि। तो ये मनोरथा मनः धन रथा जो है ये मनोरथा विसर्ग संधि है। मनसरथा भी होगा, है ना। तो ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कि नेत्राभ्याम आश्रूणि पतंति में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है। नेत्राभ्याम पद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है या सप्तमी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? नेत्राभ्याम नेत्राभ्याम में कौन सी विभक्ति है? नेत्राभ्याम में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। एक आपने पढ़ा होगा कि अलग होने के अर्थ में, तो जो आंसू है वो नेत्राभ्याम पतंती नेत्रों से अलग हो रहे हैं, और अलगाव की स्थिति में हमेशा पंचमी विभक्ति का यूज होता है। हालांकि जो नेत्राभ्याम रूप बनेगा वो 2 विभक्तियों में, पंचमी और षष्ठी दोनों में बनता है। नेत्राभ्याम जब रूप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर नेत्राभ्याम आश्रूण पतंती है तो नेत्रों के द्वारा, 2 नेत्रों से, नेत्राभ्याम द्विवचन का है तो 2 नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं, गिर रहे हैं। तो नेत्रों से आंसू क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर षष्ठी ना होकर क्या होगा? पंचमी होगा। जबकि नेत्राभ्याम षष्ठी में भी होता है, पंचमी में भी रूप बनता है, लेकिन यहाँ अलग होने की स्थिति में यहाँ क्या होगा? पंचमी विभक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78